कांग्रेस के ही स्पेस को भारतीय जनता पार्टी ने ग्रहण किया है और क्षेत्रीय दलों ने ग्रहण किया है। देखिए, नीतीश कुमार की जो दिल्ली यात्रा है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वो तमाम उन दलों के नेताओं के साथ मिलकर 2024 ये एक मजबूत गठबंधन की बनाने की बात कर। भारतीय जनता पार्टी काफी सतर्क है क्योंकि नीतीश कुमार ने विपरीत परिस्थितियों में भी भारतीय जनता पार्टी के जो एक स्पीड था या जो राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा और 2024 के चुनाव की तैयारी जो थी उसको नीतीश कुमार ने झटका दिया। पहले तो बिहार में उनके गठबंधन से निकल के, जो कि बिहार में जो गठबंधन से निकलने का एक बहुत बड़ा राजनीतिक मैसेज ये था कि लोग ये मान के नहीं चल रहे थे कि बिहार में नीतीश कुमार जैसे लोग एनडीए को छोड़ देंगे। तो एक बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम ये था जिससे भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा झटका भाजपा को लगा है। डॉक्टर अंबेडकर ने पानी के लिए पदयात्रा किया था, महान आंदोलन आपको याद ही होगा। गांधी ने दांडी मार्च 1937 में पहला प्रोविंशियल एक्ट के अनुसार, और जवाहरलाल नेहरू ने उस जमाने में इतनी सुविधाएं नहीं थी, फिर भी 80,000 किलोमीटर पद यात्रा उन्होंने किया था और तकरीबन करोड़ों लोगों से उनकी मुलाकात हुई थी। कांग्रेस सत्ता में आई थी। उसके बाद भी कई नेताओं ने पद यात्रा किया है। रिसेंटली अगर देखेंगे तो जगन मोहन रेड्डी ने भी पद यात्रा किया और सत्ता में आए। क्या है इसके मायने, ये समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन कांग्रेस अभी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही। कई राज्यों में स्थानीय स्तर के नेता गायब हैं, जो लोकल बॉडीज हैं ब्लॉक स्तर पे वो ऑर्गेनाइजेशन ही गायब है। कई राज्यों में जो प्रदेश कार्यालय है वो गुटबाजी का केंद्र अखाड़ा बना हुआ है और मास एक तरीके से गायब है कांग्रेस के अंदर से। 2014 से स्थिति और बदतर होती गई। तो इसलिए ये समझना जरूरी है कि आखिर ये यात्रा हो रहा है भारत जोड़ो यात्रा, इसके क्या मायने हैं। इसमें चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव पांडे साहब हैं और अगले आधे घंटे तक हम लोग इस पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे। स्वागत है सर अम्बेडकर नामा में। हाँ, नमस्कार सर, कैसे हैं? नमस्कार, ठीक हूँ। बताएं, आज से शुरू हो गया यात्रा। जी 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 जी। क्या क्या होगा? देखिए, मेरे हिसाब से तो कांग्रेस की किसी भी सीनियर लीडर का ये एक बहुत बड़ी यात्रा इसलिए भी माना जाऊंगा कि दशकों से कांग्रेस के लीडरशिप दिल्ली से बाहर इतनी लंबी यात्रा पे आम जनता से कनेक्ट होने के लिए पिछले कई दशकों में तो मुझे नहीं दिखी, 2-3 दशकों में कि कांग्रेस के लीडरशिप दिल्ली से बाहर निकली हो। तो ये एक महत्वपूर्ण यात्रा इसलिए भी है कि कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर में गुजर रही है, संसाधनों की कमी है, लीडर जो कई लीडर हैं कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, वो ये मान के चल रहे हैं ये कांग्रेस खत्म होने वाली है। तो इन स्थितियों में और इन परिस्थितियों में जब राहुल गांधी ने यात्रा शुरू करी है तो इसका एक राजनीतिक महत्व है और इस यात्रा पे तमाम सत्तारूढ़ दल, भारतीय जनता पार्टी की भी नजर है, क्षेत्रीय दलों की भी नजर है, क्योंकि कांग्रेस के ही स्पेस को भारतीय जनता पार्टी ने ग्रहण किया है और क्षेत्रीय दलों ने ग्रहण किया है। तो उन परिस्थितियों में इस यात्रा का लाभ कांग्रेस को कितना मिलेगा ये समय के हिसाब से अभी आने वाले दिनों में पता चलेगा। जी, इधर नीतीश कुमार विपक्ष के सारे नेताओं से दिल्ली में मिल रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार की जो दिल्ली यात्रा है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वो तमाम उन दलों के नेताओं के साथ मिलकर 2024 के लिए एक मजबूत गठबंधन की बनाने की बात कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से ये अब एक मतलब कि अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़नी है जिन परिस्थितियों में अभी राजनीतिक जो समीकरण है उसके मुल्क के अंदर, तो ये एक मजबूत गठबंधन समय का तकाजा है, समय की मांग है। और उस मजबूत गठबंधन के लिए नीतीश कुमार दिल्ली हैं और उन्होंने कल आम आदमी पार्टी के लीडरों से शायद कल मुलाकात और आम आदमी के लीडरों से करी, राहुल गांधी से मुलाकात करी। तो ये जो एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम से भी
भारतीय जनता पार्टी काफी सतर्क है, क्योंकि नीतीश कुमार ने विपरीत परिस्थितियों में भी भारतीय जनता पार्टी के जो एक स्पीड था या जो राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा और 2024 के चुनाव की तैयारी जो थी, उसको नीतीश कुमार ने झटका दिया पहले तो बिहार में उनके गठबंधन से निकल के, जो कि बिहार में जो गठबंधन से निकलने का एक बहुत बड़ा राजनीतिक मैसेज ये था कि लोग ये मान के नहीं चल रहे थे कि बिहार में नीतीश कुमार जैसे लोग एनडीए को छोड़ देंगे। तो एक बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम ये था जिससे भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा झटका भाजपा को लगा है। उसके बाद ये दूसरा जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम, तो ये जो चुनाव में जो गठबंधन की सरकार बनने के बाद जो नीतीश कुमार की जो दिल्ली यात्रा हुई है, और जिसमें एक ये अभी गठबंधन की स्थिति तो बनी नहीं है, लेकिन जिस ढंग से एक बातचीत करके एक राजनीतिक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का जो सामने जो अपोजिशन है वो खत्म हो चुका है, उसको एक तैयार करने की एक जो गुंजाइश है अभी बनी हुई है। और नीतीश कुमार ने दिल्ली आके फिलहाल यही संकेत दिया है, हालांकि ये समय बताएगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन, क्योंकि कई लोगों को शंका ये भी है कि जो तीसरा मोर्चा जो बनाने की बात हो रही है या नीतीश कुमार जो प्रयास कर रहे हैं उसको एक तीसरे मोर्चे की तरफ देख रहे हैं। जैसे चौटाला साहब से उन्होंने मुलाकात करी, आम आदमी पार्टी से मुलाकात करी, चंद्रशेखर राव से भी मुलाकात करी, जो पटना के में जो उनकी जो मुलाकात हुई थी, और दिल्ली में भी जो राजनीतिक दलों से मुलाकात हुई। तो तीसरे मोर्चे को संदेह की दृष्टि से पिछले 2-3 दशकों में कई बार देखा गया कि मोर्चा बना भी और टूट भी गया, कि कितना सक्सेस होगा। लेकिन इस बार ये एक कवायद ये है कि जिस ढंग से उन्होंने कांग्रेस से भी मुलाकात करी है और छोटे दलों से भी मुलाकात करी है, तो कहीं ये संभावना जताई जा रही है कि क्या 1989 में एक जो एंटी कांग्रेस जो एक मोर्चा बना था, जिसमें उस मोर्चे में बीपी सिंह के साथ लेफ्ट भी थे राइट भी थे, भारतीय जनता पार्टी भी उस मोर्चे में थी उस समय, और लेफ्ट फ्रंट के भी लोग थे, और बीपी सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए जो गठबंधन बना और कांग्रेस सत्ता से हटी। तो अभी परिस्थिति एक वैसे ही आ रही है कि क्या उस समय जो कांग्रेस जिस स्थिति में थी, उस स्थिति में इस समय भारतीय जनता पार्टी है। तो ये एक संभावना जताई जा रही है कि उसी तरह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक गठबंधन जिसमें कांग्रेस भी आ जाए, लेफ्ट फ्रंट तो आ ही जाएगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, अगर कोई बात होगी तो लेफ्ट के तो लोग तो आ ही जाएंगे, और तो कांग्रेस और जो दूसरे क्षेत्रीय दल हैं उनको एक साथ लाके एक मजबूत गठबंधन बनाने की बात जो नीतीश कुमार ने की है। हालांकि ये बहुत एक मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये व्यवहारिक बन सकता है, अव्यवहारिक नहीं है, मुश्किल है लेकिन अव्यवहारिक नहीं है। इस तरह के मोर्चेबंदी विगत में इस मुल्क के अंदर राजनीतिक गठबंधन होते रहे हैं, और वो तो उस समय भी हो गए हैं जब विचारधारा भी विपरीत रही है। जैसे लेफ्ट और राइट का कोई विचारधारा 1989 में एक ही फ्रंट पे आ गए थे, जबकि वैचारिक रूप से दोनों अलग अलग थे। तो अभी तो कांग्रेस हो, चाहे लेफ्ट हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे छोटे छोटे जो तमाम दल हैं, वो एक एंटी बीजेपी, वैचारिक रूप से एंटी बीजेपी के साथ, मतलब कि उनका माइंडसेट रहा है तो इकट्ठे आ सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार की जो सबसे बड़े जो एक हड़ल है कि उन क्षेत्रीय दलों के साथ कांग्रेस को कैसे ला पाएंगे जिनका राज्यों में क्षेत्रीय दलों के साथ कांग्रेस से सीधा टकराव है। जैसे आम आदमी पार्टी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का एक मतलब कि टकराव है, पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का टकराव है, वेस्ट बंगाल में टीएमसी भी कांग्रेस से दूरी बनाए हुए है, केसीआर की भी कांग्रेस से दूरी है। तो ये जो कुछ दल हैं, हालांकि कुछ दल तो कांग्रेस के साथ आने में उनको कोई आपत्ति नहीं है, जैसे डीएमके है, कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं होगी मेरे हिसाब से। लेकिन जगन मोहन रेड्डी को कैसे लाएंगे नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ, ममता बनर्जी को लाने में मुश्किल होगी, वैसे ही ये आम आदमी पार्टी को कैसे लाएंगे। या तो ये जो तमाम जो क्षेत्रीय दल और कांग्रेस थोड़ी देर के लिए राज्यों की जो अपनी जो वैचारिक जो राज्यों के अंदर जो इनकी लड़ाई है विधानसभा के अंदर, उसको दूर करके एक तरफ रख के दिल्ली के लिए एक सहमति बनाए कि हम बीजेपी को हटाने के लिए एक मत है। तो ये अभी मतलब बहुत ही शुरुआती दौर है। नीतीश कुमार इसमें कितना सफल होंगे, क्योंकि कई जगहों पे क्षेत्रीय दलों और कांग्रेस के बीच जो एक बहुत भारी टकराव है, आप कांग्रेस और टीएमसी कांग्रेस, तो उसको दूर करना एक नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। आरजेडी पहले कांग्रेस के साथ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश कुमार बिहार में कांग्रेस के साथ सरकार भी चला चुके हैं 2015 और 2017 के बीच, कोई दिक्कत नहीं है। मेन झगड़ा टीएमसी, आम आदमी पार्टी, जगन मोहन रेड्डी जैसे छोटे दलों के, शिवसेना भी अब कांग्रेस के साथ आ जाएगी, जो उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है।
तो इन परिस्थितियों को तीन क्षेत्रीय दलों को एक फ्रंट पे कांग्रेस के साथ लाना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती नीतीश कुमार के लिए है कि नीतीश कुमार को कैसे राजी करेंगे, ये एक अहम बात है। अच्छा, ये आज पूर्व कांग्रेसी और अभी भाजपा के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा, असम के मुख्यमंत्री ने कहीं ट्वीट मैंने पढ़ा है कि कांग्रेस के जमाने में भारत का विभाजन हुआ था तो कांग्रेस को पाकिस्तान में जाके भारत जोड़ो यात्रा शुरू करनी चाहिए। देखिए हिंदू आरएस जी, हाँ बोलिए सर, क्वेश्चन पूछिए। बोले आरएसएस भारत और पाकिस्तान के विभाजन के लिए कौन शुरू किया था खेल, इस पे उन्होंने नहीं कहा है कुछ भी। देखिए पार्टीशन अगर देखा जाए तो जिन परिस्थितियों में हुआ उस पर काफी बहस हो चुकी है, लेकिन हेमंत विश्व शर्मा इस बात को भूल गए कि खुद लंबे समय तक कांग्रेस में रहे हैं, उसी पार्टी में रहे हैं जिसको वो पाकिस्तान जाकर चुनाव प्रचार करने का या कैंपेन करने का, यात्रा करने की सलाह दे रहे हैं। हेमंत विश्व शर्मा इस बात को भूल गए कि 1947 के बाद 1990 तक, उसके बाद भी कांग्रेस का एक लंबे समय तक मुल्क पे शासन रहा है। जनता ने उनको मैंडेट दिया कांग्रेस को, कांग्रेस पार्टी पे जो सत्ता में रहे उन्होंने देश के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। हेमंत विश्व शर्मा इस बात को भूल गए कि 2019 11 करोड़ लोगों ने लाइक किया, उनको वोट दिया, 60 करोड़ वोट पड़े थे। तो अब वो विभाजन के लिए कांग्रेस जिम्मेवार थी कि मुस्लिम लीग की जिम्मेदार था कि जो हिंदू, जो दक्षिणपंथी, जो हिंदू विचारधारा रूप से जो उस समय थे, या मुस्लिम लीग था दक्षिण पंथ में, जैसे उस समय हिंदू महासभा था, ये जिम्मेवार था। एक डिबेट का विषय है, सबकी गलती आ रही है और विभाजन हो गया। विभाजन पे जब वो तैयार ही नहीं थे, खुद तो आरएसएस के लोग भी उस समय जो बोलते थे कि हिंदू और मुसलमानों के बीच एक आपसी वो बन नहीं सकता, दो राष्ट्र अलग, उनका राष्ट्र होना चाहिए, मेरा राष्ट्र होना चाहिए। मुस्लिम लीग भी सेम सिद्धांत पे था। तो ये जो है कि कांग्रेस ने विभाजन करवा दिया। विभाजन किन परिस्थितियों में हुआ, इसके बहुत कारण है। अकेला अगर हम कांग्रेस को जिम्मेवार नहीं ठहराए, उस समय कुछ ऐसी परिस्थिति थी कि विभाजन होना था, हो गया। अब अगर बहुत ज्यादा लगता है हेमंत विश्व शर्मा को कि विभाजन बहुत बुरी चीज थी, तो आज एक प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी पारित कर दे कि हम विभाजन को हम नहीं मानते, हम भारत और पाकिस्तान के एकीकरण की बात करें। इस देश में लोहियाइट्स करते रहे हैं एकीकरण की बात, एक महासंघ की बात, तो उसमें भी ये तैयार हो जाए। अगर विभाजन इस मुल्क में उनको नहीं चाहिए और वो विभाजन के सख्त खिलाफ हैं, तो जब यूरोप का एकीकरण हो सकता है, पूरा यूरोपीय यूनियन बन सकता है, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी के दीवार टूट सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को या भारतीय जनता पार्टी को किसने रोका है कि आप एकीकरण की बात ना करें? आप एक, चलिए एकीकरण बहुत बाद की बात है, यूनियन तो बनाइए, ढीला ढाला फेडरेशन की बात कीजिए। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश की बहुत लंबे समय तक इसका डिमांड होता रहा है कि क्षेत्रीय विकास के लिए आपसी दुश्मनी ठीक नहीं है, हम लोग 75 साल से लड़ रहे हैं। अगर दोनों एक ढीला ढाला फेडरेशन ही बना ले तो हम लोगों का विकास होगा, आपसी लड़ाई खत्म होगी, हथियारों पे और सेना पे जो हम खर्च कर रहे हैं वो कम होगा, दोनों की इकोनॉमी बहुत अच्छी नहीं है। तो ये फेडरेशन पे बात कर लें। अगर 75 साल पहले कोई गलती हुई तो गलती सुधारने का मौका हर व्यक्ति को दिया जाता है, और अगर कांग्रेस ने गलती करी तो भारतीय जनता पार्टी उस गलती को खत्म कर दे। किसने मना किया है? भारतीय जनता पार्टी को रोका है इस काम से कि ये जो है, जो पार्टीशन है और ये जो सीमा रेखा है, इसको कम से कम बहुत सख्त ना करे, पहले ढीला करे, प्यार मोहब्बत बढ़ाए। प्यार मोहब्बत बढ़ाने के बाद धीरे धीरे क्या ऐसी परिस्थिति आ जाए कि सारे तीनों जो मुल्क हैं, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इकट्ठा हो जाए। तो इन परिस्थितियों से किसी ने नहीं रोका है, तो ठीक है। और हेमंत विश्व शर्मा तो बहुत लंबे समय तक कांग्रेस में रहे हैं, और मुझे लगता है कि उन पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लग गया था, और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए और राहुल गांधी में तमाम उन्होंने ब्लेम लगाए थे। तो वो तो फिर उनकी एक राय हो सकती है, लेकिन ये तो हमें ये देखना होगा कि जो राहुल गांधी की जो यात्रा है, इसका रिजल्ट्स की तरफ हमें देखने होंगे कि जो राहुल गांधी की यात्रा में किस तरह से लोग आते हैं, राहुल गांधी कैसे संवाद करते हैं उन लोगों से। एक बड़ी सीधी सी बात है कि संवाद उनका क्या होता है, क्या मेजर चैलेंजेस क्या क्या है, मेजर क्राइसिस क्या क्या है, और एजेंडा क्या? देखिए, कांग्रेस के पास मेजर क्राइसिस तो अभी ये है कि कांग्रेस का निचला ढांचा वीक है। कई राज्यों में निचला ढांचा जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हो गया, कहीं रीजनल पार्टियों में शिफ्ट हो गया। तो प्रदेश मुख्यालय में सर्टेन लीडर्स का ही ढांचा कांग्रेस के पार्टी के पास कई राज्यों में रहा है।
6, 7, 8 मजबूत राज्य हैं जहां पे कांग्रेस अभी मजबूत है, लेकिन वहां भी कांग्रेस जो है अलग अलग गुटों में बटी हुई है। लेकिन वहां पे कांग्रेस आज की डेट में मजबूत है। हरियाणा हो गया मजबूत है, राजस्थान में मजबूत है, छत्तीसगढ़ में मजबूत है, मध्य प्रदेश में मजबूत है, पंजाब में भी कांग्रेस मजबूत है, हिमाचल में भी कांग्रेस मजबूत है। यहाँ पे इनका एक आधार है, यहाँ पे वोट बैंक है और यहाँ पे ढांचा भी है। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस की मेजर समस्या है कि गुटों में बटी हुई है पार्टी। कई राज्यों में निचला ढांचा टोटली खत्म हो चुका है और सिर्फ लीडर राज्य मुख्यालय में बचे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कांग्रेस के सामने चुनौती है। अब समस्या ये है कि राहुल गांधी के साथ जब लोग कनेक्ट होंगे, देखिए लोग आएंगे राहुल गांधी को सुनने के लिए, और क्योंकि कहीं ना कहीं राहुल गांधी के स्पष्टवादी विचार से लोगों को ये लगता है कि ये आदमी छल कपट से थोड़ा दूर है। लेकिन सवाल ये है कि एक बार लोग सुनने आ जाएंगे, वो फिर वापस आ जाएंगे, वहां से निकल जाएंगे, तो उन लोगों के साथ आगे कौन कनेक्ट होगा? वो ढांचा उनके पास ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो नहीं है, उसको कैसे मजबूत करेंगे? थर्ड, राहुल गांधी के वैचारिक जो दृष्टिकोण है वो जनता के सामने स्पष्ट रखना होगा। महंगाई, बेरोजगारी, ये सारे जो समस्याएं हैं, इसके साथ साथ कि आखिर इसका हल वो कैसे निकालेंगे। जो इस मुल्क के अंदर जिससे महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, हालात बहुत खराब हैं, और उन इकोनॉमिक उनके पॉलिसीज क्या होंगे। जिस ढंग से आप देखिए कि मोनोपोली कैपिटलिज्म की तरफ कंट्री जा रहा है। कैपिटलिज्म एक अलग स्थिति है, कैपिटलिज्म से आगे क्रोनी और क्रोनी से आगे मोनोपोली। तो ये जो मुल्क एक तरफ जा रहा है कि कुछ जो खुद ही राहुल गांधी बोलते हैं कि दो पूंजीपतियों के हवाले है, उनके पास रोड मैप क्या होगा? ठीक है, कल को अगर सत्ता मिल जाती है उनको, तीसरा मोर्चा के साथ भी वो सरकार बना लेते हैं या किन्हीं परिस्थितियों में सत्ता में आते हैं, तो इन चीजों जो कैसे हल करेंगे? जो 1 अरब 40 करोड़ का जो देश है, इस मुल्क में जो लोगों के पैसे से, जो इतने मेहनत की कमाई से जो संसाधन बने हैं और जो संसाधन वापस बिक रहे हैं, जो प्राइवेट को औने पौने दामों में बेचा जा रहा है, उसकी वापसी कैसे होगी? इस पे भी तो एक इकोनॉमिक जो एजेंडा तो है, उनको राहुल गांधी को स्पष्ट करना होगा, अपने ढांचे को स्पष्ट करना होगा। अपने जो कांग्रेस का जो ढांचा है उसको निचले लेवल में मजबूत करना होगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि जो 11.5 करोड़ वोट जो 2019 में मिला, तो यानी कि हाईकमान इनसे कनेक्ट नहीं था, उसके बावजूद आम लोगों को भरोसा कांग्रेस के प्रति था, तभी तो 11.5 करोड़ लोग कांग्रेस से कनेक्ट होना चाहते थे 2019 में, तभी तो उन्होंने कांग्रेस को वोट किया। तो ये कौन है लोग, इनकी पहचान, इनके साथ सीधा संवाद। देखिए आज के जमाने में, जब अभी आपने बात करी थी कि पंडित नेहरू ने 1937 के इलेक्शन से पहले लगभग 80,000 किलोमीटर की यात्रा करी और 1 करोड़ लोगों से संवाद किया, तो अब ये है कि 11 करोड़ लोगों के साथ आखिर राहुल गांधी पिछले 7 सालों में संवाद क्यों नहीं कर पाए? 2014 में कांग्रेस पार्टी सत्ता से चली गई थी, तो ये संवाद कर सकते थे दिल्ली से निकल के। बस ये था कि इनको दिल्ली छोड़ना था, जिला मुख्यालयों में बैठना था, तहसीलों में जाना था। ये 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने और 10 महीने, 1 साल में कनेक्ट हो सकता था। 7 साल का टाइम तो बहुत बड़ा टाइम है। उसके बावजूद कांग्रेस इन लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाई है, जो लोग इनसे कनेक्ट होना चाह रहे थे। इंदिरा गांधी के बारे में कांग्रेस के लोग ये बताते हैं कि इंदिरा गांधी जब दिल्ली में होती थी तो कोई दूर से भी कोई कार्यकर्ता होता था तो वो उसकी उम्मीद पे वो पानी नहीं फेरती थी, वो उनसे मुलाकात कर लेती थी। सुबह 8 बजे से 10 बजे तक मिलती थी, 6 बजे से 8 बजे तक मिलती थी। कोई दूर दराज से कार्यकर्ता आया है तो उनके अपने निवास पे मिल लेती थी, कांग्रेस कार्यालय में आ जाती थी मिलने के लिए। पिछले 7-8 सालों में कांग्रेस के नेताओं के, पिछले 15 सालों में एक बहुत बड़ी शिकायत रही है कि अगर हम राहुल गांधी या प्रियंका गांधी से मिलना चाहें तो 6 महीने, 8 महीने, साल भर टाइम मिलने की भी नौबत नहीं आती, टाइम भी नहीं मिल सकता। तो हम दिल्ली में किसके पास जाएं? एआईसीसी में जाए तो वहां लीडर ही उनका एक ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स होता है, उनसे वो क्या संवाद करेंगे, उनसे क्या वो अपने क्षेत्र की समस्या रखेंगे। और प्रदेश जो मुख्यालय है वो अलग अलग गुटों में बंटा हुआ है, तो वहां पे भी वो अपनी बात नहीं रख सकते हैं जो ब्लॉक लेवल और जिला लेवल का कार्यकर्ता है। तो शीर्ष नेतृत्व का जो कार्यकर्ता के साथ संवाद की जो कमी है, जो पिछले 7 सालों में ही नहीं, उससे पहले भी मनमोहन सिंह की जब भी सरकार थी तो शीर्ष नेतृत्व का कार्यकर्ता से संवाद टूट रहा था। 2004-2013 के बीच जो समय था
कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने का समय था, क्योंकि उस समय इनके पास संसाधन भी थे, सरकार भी थे। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में आई सत्ता में, जिन्होंने एक फैसला लिया कि जिला स्तर पे हम ये हर जगह कार्यालय बनाएंगे और हर जगह जिला स्तर पे इनका 5 स्टार कार्यालय बन रहा है। जिला स्तर पे इनके नेता नियमित रूप से आते हैं, प्रशिक्षण शिविर लगाते हैं, मीटिंगें करते हैं। ये चीज जब कांग्रेस सत्ता में थी 2004 और 5 के बीच जब आई, जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट बनी और 2013 तक जब सत्ता थी, तो कांग्रेस ये काम क्यों नहीं कर पाई जब सारे संसाधन थे? तो आज कांग्रेस से क्यों रोती है कि मेरे पास फंड नहीं है, हम कहां से नीचे कैंपेन करें, कैंपेन में फंड का हमेशा फंडा रहता है। तो ये जो है कांग्रेस की जो कमी थी, वो राहुल गांधी या कांग्रेस हाईकमान नहीं दूर पाई। पिछले 7 साल में जनता तो क्या, इनके अपने कार्यकर्ता से संवाद नहीं हुआ है। अब वो समय है इनके पास 1.5 से 2 साल अभी भी है, मतलब कि 2022 है, 2024 में चुनाव है, 2 साल का समय बहुत होता है। इतने समय में कार्यकर्ता से शीर्ष नेतृत्व का सीधा संवाद हो सकता है। संवाद करने के बड़े तरीके होते हैं। आज की डेट में व्हाट्सएप है, आज की डेट में फेसबुक है, सोशल मीडिया है, टेक्नोलॉजी बहुत आई है। नेहरू के टाइम में तो आप देखिए कि नेहरू जब 80,000 किलोमीटर गए होंगे तो ट्रेन से या मोटर कार से गए होंगे, चार्टर प्लेन भी नहीं उस समय नेहरू को अवेलेबल हुआ होगा। फिर भी नेहरू ने 1 करोड़ लोगों से उस जमाने में संवाद किया था। और आज की डेट में सारा कुछ होने के बावजूद आप संवाद नहीं कर पा रहे हैं, जनता के भी संवाद नहीं कर रहे हैं। लगातार आपने ये नहीं देखा कि कैसे राज्यों से कांग्रेस का पहले सरकारें गई और उसके बाद कांग्रेस का ढांचा खत्म होते गया। वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। इन राज्यों से कांग्रेस का पहले सरकारें जाने के बाद में इनका ढांचा ही और संगठन ही खत्म हो गया। सरकार जाने के बाद भी कम से कम संगठन तो। आप एक बात बताइए, वेस्ट बंगाल में बीजेपी की सरकार राज्य में नहीं है, केरल में बीजेपी की सरकार राज्य में नहीं है लंबे समय से, लेकिन लंबे समय से उन्होंने ढांचे को जिंदा रखा है, अपने संगठन को जिंदा रखा है। तो यहां से कांग्रेस को सीखना चाहिए कि आप तो लंबे समय से आपके पास संगठन भी था, सरकार भी थी, फिर आपका ढांचे का पतन क्यों हुआ, क्या कारण था? इस पे एक मंथन बहुत जरूरी है कांग्रेस को, अभी भी समय है। देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूं कि 11 करोड़ लोगों ने इनको 11.5 करोड़ लोगों ने वोट दिया है। लोगों का समर्थन आज भी इनके पास है। बस इनके अंदर जो है कि इम्प्लीमेंटेशन, टाइम पे फैसला लेना और निचले लेवल पे ढांचे को कैसे जिंदा करना, ऐसे लोगों की एक टीम बनाना जिनकी वैचारिक प्रतिबद्धता कांग्रेस के साथ हो, आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट हो। कौन से इन्होंने 30 साल से ऐसे नेता रख रखे हैं जो 2 मिनट सत्ता नहीं मिल रहा है, कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी तो डूब रही है जी, खत्म हो गई जी। G23 बन गया। G23 के मैक्सिमम लोग देखिए जो यूपीए 1 और यूपीए 2 के गवर्नमेंट में कई लोग मिनिस्टर थे, इंपॉर्टेंट मलाईदार डिपार्टमेंटों में थे, उनको आज कांग्रेस डूबती हुई नजर आ रही है। वो ना बचा, वो दिल्ली से बाहर भी नहीं निकले पिछले 7 सालों में। ठीक है, कांग्रेस आज 2022 में डूब रही है। 2014 से जब 2022 तक आपको कांग्रेस ने आपको राज्यसभा भी दे रखा था, लोकसभा भी दे रखा था। गुलाम नबी आजाद राज्यसभा में थे, कपिल सिब्बल को भी राज्यसभा दे रखा था। फिर उसके पहले वो क्या नाम था, मनीष तिवारी को भी लोकसभा दे रखा है कांग्रेस ने उनके साथ तो जाती नहीं करी, उनको टिकटें भी दी, वो चुनाव भी जीत के आए। उनको सेफ टिकट दिया मनीष तिवारी को, रोपड़ जो है सेफ सीट कांग्रेस ने दिया। उनको भी आज लग रहा है कांग्रेस डूब रही है। सवाल यह इनसे ये पूछा जाना चाहिए कि जब कांग्रेस 7 साल में डूब भी रही थी तो क्या संगठन की मजबूती के लिए, कांग्रेस की मजबूती के लिए क्या दिल्ली से बाहर आप निकले? आपने दौरा किया, आपने जो एक प्रवास किया लोगों के बीच, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से जाकर कितने जिलों में आपने मीटिंग करी, उनकी बातें, उनकी समस्या को कितना सुना? वो ये सवाल इनसे पूछे जाने चाहिए थे। मीन्स की कांग्रेस ने एक ऐसी टीम खड़ी करी थी जिनका कोई वैचारिक प्रतिबद्धता कांग्रेस के साथ नहीं है। और 1990 के बाद इस तरह की टीम थी कांग्रेस के अंदर जिनकी कोई वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं थी। सत्ता थी तो कांग्रेस के साथ, और नहीं तो जो सत्ता में आए उनके साथ घूम के चला जाना। ये कांग्रेस के अंदर एक बहुत बड़ा एक टीम है इस तरह का। अभी जैसे कई राज्यों में अभी भी विवाद चल रहा है। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं, आंख दिखाते हैं, ये अंदाज लगाया जाता है कि वो कांग्रेस छोड़ भी सकते हैं। वीरेंद्र सिंह कांग्रेस के एक मजबूत नेता हरियाणा में होते थे, वो कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चले गए। उन्होंने अपने बेटे को सांसद भी बना लिया। तो इस तरह की जो टीम कांग्रेस ने तैयार करी, जो कहते कि हम खानदानी कांग्रेसी हैं, हमारे पूर्वज भी कांग्रेसी थे, वो भी छोड़ के कांग्रेस को चले गए। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट
देखिए, रीजनल पार्टी ममता बनर्जी ने बनाया हो, चाहे और तमाम कुछ लोग कांग्रेस छोड़ के जगन मोहन रेड्डी गए हो, या कुछ लोग चले गए हो, नीतीश कुमार के साथ चले गए हो, आरजेडी के साथ चले गए हो, मुलायम सिंह यादव के साथ चले गए हो, कांग्रेस छोड़ के, वो बात अलग है। लेकिन ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने को फिर रहे हैं, तो भाजपा के अंदर जो जा रहे हैं, तो माधुरा सिंधिया के जो बेटे हैं, जो भाजपा से मिलकर सरकार बनाने की बात करने लगते हैं, तो बताइए कि हेमंत विश्व शर्मा की सबसे बड़ा उदाहरण ले लीजिए। वो इतने लंबे समय कांग्रेस में रहे और भाजपा में चले गए, और आज कह रहे हैं कांग्रेस को पाकिस्तान जाके भारत जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए, अपनी यात्रा निकालनी चाहिए। तो मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस ने एक ऐसी टीम तैयार करी थी जिनका जो है वैचारिक कमिटमेंट कांग्रेस के साथ नहीं है। अब ये देखना होगा कि इनके जो एमएलए टूट जाते हैं, इनके एमएलए बिक जाते हैं पैसों पे, तो एक ऐसी टीम भी इनको तैयार करनी होगी कि जो है कम से कम कांग्रेस के साथ कमिटेड, आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट हो उनका, और उसके साथ जुड़े, और उसके बाद कम से कम इनको टिकट मिले, ये चुनाव जीत के आ जाए तो कम से कम टूटे नहीं। जैसे झारखंड में भी हुआ था कि इनके 3 एमएलए वेस्ट बंगाल में अरेस्ट हुए थे, तो इससे पता चल गया कि पीछे कांग्रेस में कैसे लोगों को टिकट दिया गया। गुजरात में, वहां क्या कहा जाता है, गुजरात में इनके कई एमएलए टूट के चले गए कांग्रेस के। आपको याद होगा 5-7 एमएलए तो टूट के गए ही हैं पिछले 3-4 सालों में। कर्नाटक में भी एमएलए इनके टूट के चले गए, वहां बीजेपी की सरकार बन गई। तो इन्होंने टिकट बांटते हुए सत्ता में भी आए, और इनके एमएलए मध्य प्रदेश में भी टूट के भाग गए। तो ये देखना होगा राहुल गांधी को कि उनकी टीम कैसी है, किस तरह के लोगों की टीम तैयार कर जाहिर। संक्षेप में संजीव जी, भारत जोड़ो या पद यात्रा, उसका एक मकसद होता है, एक पर्पस होता है, एजेंडा होता है। सिर्फ सत्ता है या कुछ और जन सरोकार के मुद्दे भी उठाए जाएंगे? राहुल गांधी भाषण में अडानी अंबानी पे थोड़ा तेवर सख्त किए हुए हैं। संक्षेप में क्या मुद्दे देखे जा सकते हैं आने वाले चुनाव में? देखिए, राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, ये निश्चित रूप से उनका एक उद्देश्य, देखिए राजनीति में कोई संत नहीं होता, सत्ता प्राप्ति तो एक उद्देश्य होता ही है। सत्ता प्राप्त करना उनका उद्देश्य है, लेकिन अगर इसी बहाने वो कांग्रेस के मौलिक जो विचारधारा है, अगर उस पे स्टैंड करते हैं, मीन्स कि नेहरू की जो सोशलिज्म है, अगर उस पे जाते हैं, अगर वो कहते हैं कि हम पब्लिक सेक्टर को बचा के रखेंगे, जो पब्लिक सेक्टर बिक रहा है और जो प्रॉफिट का जो पब्लिक सेक्टर जो बेचा जा रहा है, हम इसको नेशनलाइज करेंगे, कुछ इस तरह का कमिटमेंट दिखाते हैं, तो आप मान के चलिएगा कि सत्ता प्राप्ति के साथ साथ वो देश के इंटरेस्ट को भी वो वॉच कर रहे हैं। ये मानना पड़ेगा। देखिए, सत्ता प्राप्ति तो है ही, सत्ता प्राप्ति तो ये हम बहुत ही आइडियल बात करेंगे कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा इसलिए सिर्फ निकाल रहे हैं कि वो भारत को जोड़ना चाह रहे हैं, और सत्ता प्राप्ति नहीं है। सत्ता प्राप्ति उनका भी उद्देश्य है। दूसरा, राहुल गांधी को कुछ ईगो खत्म करना होगा कुछ मसलों पे। रीजनल पार्टियों के साथ इनको अब फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। एक दूसरे के संकट में इनको ताली बजाने से पीछे हटना पड़ेगा। जैसे ईडी के टारगेट में राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी थे पीछे, और ईडी के टारगेट पे अरविंद केजरीवाल भी है, और ईडी के टारगेट पे ममता बनर्जी भी है। ये तीनों 3 कोने पे बैठे हुए हैं। जब अरविंद केजरीवाल पे ईडी का छापा पड़ता है तो कांग्रेस के लोग नाचते हैं और झूमते हैं। जब कांग्रेस पे छापा पड़ता है तो अरविंद केजरीवाल के लोग भी नाचते और झूमते हैं। और जब ममता बनर्जी पे छापा पड़ता है तब भी कांग्रेस के लोग नाचते और झूमते हैं। तो ये अब टाइम ऐसा है कि ये जो पर्सनल जो एक इनका वो है उसको खत्म करें। देखिए, सवाल जब आप कह रहे हैं कि ईडी का दुरुपयोग का मसला अगर है, सीबीआई का दुरुपयोग का मसला है, तो ये कैसे आप कहेंगे कि हमारे खिलाफ दुरुपयोग है और आम आदमी पार्टी के खिलाफ सदुपयोग है? ये कैसे आप कहेंगे कि हमारे खिलाफ दुरुपयोग है और टीएमसी के खिलाफ सदुपयोग है? आप अपने खिलाफ अगर ईडी का जांच हो तब तो आप रैली धरना प्रदर्शन करें, और टीएमसी के खिलाफ जांच हो तो आप और ज्ञापन दें कि इनके खिलाफ जांच में और तेजी लाई जाए, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जांच में और तेजी लाई जाए। और यही चीज अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी को भी सोचना होगा
कि अगर कांग्रेस के खिलाफ कोई जांच हो रही, देखिए हम ये नहीं कहते कि ईडी जो जांच कर रही है वो गलत होगा, हम इस बात को क्लीन चिट किसी पार्टी को नहीं दे रहे हैं कि वहां भ्रष्टाचार नहीं है। जिस ढंग से वेस्ट बंगाल के लीडरों के पास पैसा मिला है वो जांच होनी चाहिए, लेकिन ये जांच सेलेक्टिव क्यों, ये जांच राजनीतिक एजेंडे के तहत क्यों, कि पॉलिटिक्स और आप अपोजिशन को गिराने के लिए ईडी और सीबीआई को सामने ला रखे हो। आपके जो भ्रष्ट नेता है और जो आपके पार्टी में आ रहे हैं उनके खिलाफ उसी समय आप जांच बंद कर देते हो। मुकुल राय उतना ही उन पे एलिगेशन था गंभीर, हेमंत विश्व शर्मा पे भी बहुत गंभीर एलिगेशन थे, लेकिन इनके खिलाफ तो आपने कोई जांच करी नहीं। लेकिन चूंकि जो विपक्ष में है, जो आपको चुनौती दे रहा है, उसके खिलाफ आप जांच एजेंसियों को लगा रहे हो। तो जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के मसले पे एक दूसरे के खिलाफ ये ताली हंस के ना बजाएं, इनका अब समय है। नीतीश कुमार का जो मैं मानना चाहता हूँ, कहना चाह रहा हूँ कि नीतीश कुमार का जो प्रयास है, ये एफर्ट्स आगे भी नीतीश कुमार को जारी रहना चाहिए। और इसलिए भी मैं सोच रहा हूँ कि नीतीश कुमार इसलिए भी सक्सेस हो सकते हैं कि नीतीश कुमार का एक पुराना अनुभव है कांग्रेस के साथ भी काम करने का, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी काम करने का, और क्षेत्रीय दलों से भी अच्छे संबंध है। इस समय कुछ सुखद खबर यह है कि स्टालिन और अरविंद केजरीवाल के बीच एक अच्छा रैपिड बना हुआ है। अपोजिशन के लिए एक सुखद खबर है, क्योंकि स्टालिन और कांग्रेस के भी अच्छे संबंध है। नीतीश कुमार और केजरीवाल के बीच एक अच्छा अगर बन रहा है, केमिस्ट्री बन रही है, तो नीतीश कुमार और कांग्रेस के इस समय अच्छे संबंध है। तो ये एक जो है कि ये इन परिस्थितियों में जो है कि कांग्रेस को भी अपना ईगो छोड़ना पड़ेगा बहुत सारी चीजों पे। जब आपको हटाने के लिए 1989 में बीपी सिंह के साथ लेफ्ट भी आ सकते हैं और बीजेपी भी आ सकती है, तो इन परिस्थितियों में अब आपको अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और तमाम जो छोटे दल है, सबको एक साथ आना होगा अपना पर्सनल ईगो को छोड़कर। जो तात्कालिक, चाहे बेशक ये तात्कालिक अरेंजमेंट हो, आप अपना वैचारिक एजेंडा चलाइए, अपने संगठन को मजबूत कीजिए, जिले लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे कांग्रेस को स्ट्रांग कीजिए, लेकिन साथ में अगर भाजपा को सत्ता में से दूर करना है और 2024 में अगर आपको अपदस्थ करना है, जो संभव है, असंभव की बात छोड़िए, जो संभव है, अगर विपक्ष एकजुट हो जाएगा तो ये संभव है, तो सारों को अपने पर्सनल ईगो एक तरफ रख के कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत छोड़ के, सैक्रिफाइस करके, अपने अपने इंटरेस्ट का सैक्रिफाइस करके इनको इकट्ठा होगा। चलिए, शुक्रिया संजीव जी, और बहुत अच्छे से आपने समझाया। हमारी नजर इस यात्रा पर बनी रहेगी और बीच बीच में कुछ और इम्पोर्टेंट इवेंट्स होंगे तो हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। शुक्रिया संजीव जी। और दोस्तों, ये संजीव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पूरा वीडियो देखिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। शुक्रिया, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।